हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 22 जुलाई के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है चाइना के ब्रह्मपुत्र पर नए डैम का कंस्ट्रक्शन और इससे जुड़ी स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स। दूसरा बात करेंगे एंटी मैटर मैटर एसिमेट्री का साइंटिफिक पजल में एक नई ब्रेक थ्रू। और तीसरा बात करेंगे प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट। बेसिकली बच्चों के ऑनलाइन कंटेंट एक्सपोजर को रेगुलेट करने के लिए कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स लिया गया है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। और चौथा बात करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड रूरल लेबर्स। इनके अभी नए बेस ईयर्स का अनाउंसमेंट हुआ है हाल ही में, तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले खबर से। चाइनाज डैम ओवर ब्रह्मपुत्र। चाइना ने ऑफिशियली ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसे वहाँ यार्लुंग जाम्बो के नाम से जाना जाता है, उस रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट है $167.8 बिलियन और ये दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये डैम उस जगह बन रहा है जहां ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालयस के पास एक मैसिव यू टर्न लेते हुए इंडिया में प्रवेश करता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रोजेक्ट लगभग 60 गीगावाट्स तक पावर जनरेट करता है, जो कि चाइना की 3 गॉर्जियस डैम से 3 गुना ज़्यादा कैपेसिटी रखता है। 3 गॉर्जियस डैम फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, लेकिन ये नया डैम जो बनने वाला है ये सारे रिकॉर्ड्स अभी तोड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी इंडिया के लिए कुछ मेजर कंसर्न्स। सबसे पहले कंसर्न है वाटर डाइवर्शन का। 2015 में चाइना ने जांगमो डैम को ऑपरेशनलाइज किया था ब्रह्मपुत्र पर। अब ये नया डैम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलकर पानी को सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंडिया से डाइवर्ट कर सकता है, ये एक कंसर्न है। दूसरा कंसर्न है एग्रीकल्चर। ये डैम ब्रह्मपुत्र के जो सिल्ट है उसको रिटेंशन कर सकता है, और ये जो रिटेंशन होगा ये डाउनस्ट्रीम तक नहीं पहुंच पाएगा। स्पेशली असम के जो खेत खलिहानों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, तो सिल्ट के बिना ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो सकता है। तीसरा और काफ़ी स्ट्रेटेजिक कंसर्न है वाटर एज अ वेपन का पोटेंशियल यूज़। इस डैम की स्केल और कंट्रोल के ज़रिए चाइना किसी भी समय लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर रिलीज करके इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ में बाढ़ जैसा सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी। एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है सिस्मोलॉजिकल रिस्क, ये दूसरा फैक्टर है, ठीक है। तो हिमालय रीजन हाई सिस्मिक जोन है, हम सबको पता है ये चीज़, और इस लेवल का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से डाउनस्ट्रीम पॉपुलेशन के लिए रिस्क बढ़ सकता है अगर कभी कोई अर्थक्वेक या टेक्टोनिक एक्टिविटी हो। लेकिन इन कंसर्न्स के बीच एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, वो है कि ब्रह्मपुत्र का सिर्फ 30 to 35% ही चाइना से आता है, मेनली थ्रू स्नो मेल्ट और रेनफॉल इन तिब्बत। बाकी जो 65 to 70% वाटर है वो इंडिया में ही जनरेट होता है, स्पेशली वाया मानसून एंड ट्रिब्यूटरीज। इस बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी दिया जाता है। जब ब्रह्मपुत्र इंडिया के ट्यूटिंग बॉर्डर से गुजरता है तो उसका फ्लो होता है 2000 to 3000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन जैसे ही रिवर असम प्लेन्स में आती है मानसून के दौरान इसका फ्लो बढ़कर 15,000 से 20,000 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड हो जाता है। ये क्लियरली बताता है कि ब्रह्मपुत्र का मेजॉरिटी फ्लो जो है वो इंडिया के कंट्रीब्यूशन से होता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के रिपोर्ट्स और इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के रिसर्च भी इस बात को कंफर्म करता है कि रिवर का मेजर डिस्चार्ज इंडिया के अंदर ही होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जून के महीने में असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक मैन्युफैक्चर थ्रेट नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि चाइना ब्रह्मपुत्र का पानी इंडिया में रोक सकता है, लेकिन अवेलेबल डेटा से ये थ्रेट फैक्चुअली अनजस्टिफाइड साबित होता है। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एक फैसिनेटिंग साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ जो एंटी मैटर मैटर एसिमेट्री से जुड़ा है। सबसे पहले समझते हैं मैटर और एंटी मैटर होता क्या है। मैटर वो सब कुछ है जो हमें चारों तरफ दिखता है, ह्यूमंस, ट्रीज, प्लैनेट, स्टार्स एक्सेट्रा, और ये बना होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स से। अब एंटी मैटर क्या है आप लोग पूछोगे, तो एंटी मैटर भी इसी तरह का ही होता है, लेकिन उसके पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस उल्टा होता है, इसलिए एंटी मैटर को मिरर मैटर भी कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर पार्ट होता है पॉजिट्रॉन,
जो सेम मास रखता है पर उसका पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है लेकिन पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन उसका मास सेम ही है। इसी तरह प्रोटॉन्स का अगेंस्ट होता है एंटी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का अगेंस्ट होता है एंटी न्यूट्रॉन्स। इन एंटी पार्टिकल्स से एंटी एटम्स भी बन सकते हैं और थियोरेटिकली एक एंटी मैटर का दुनिया भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैटर और एंटी मैटर एक साथ नहीं टिक सकते। जब ये मिलते हैं तो एनिहिलेशन हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज होता है। बिग बैंग के बाद मैटर और एंटी मैटर दोनों इक्वल अमाउंट्स में बने थे, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो फिर ये बड़ी मिस्ट्री है कि आज के जो यूनिवर्स में सिर्फ हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, मैटर ही मैटर भरा हुआ है चारों ओर। तो कहाँ गया ये एंटी मैटर? इस सवाल के ऊपर काम कर रहे साइंटिस्ट ने अब एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन किया है। यूरोप के सर्न लैब में पहली बार देखा गया है कि एक बैरियन जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और उसका एंटी मैटर जो है वो काउंटर पार्ट जो है वो अलग तरीके से डीके करता है। तो इसलिए ये फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं कि सीपी वायलेशन, जिसमें सी का मतलब है चार्ज कॉन्जुगेशन और पी का मतलब है पैरिटी। बेसिकली सीपी वायलेशन का मतलब है कि फिजिक्स के रूल्स मैटर और एंटी मैटर के लिए सेम नहीं है। ये पहली बार है जब सीपी वायलेशन बारियों में देखा गया है। इससे पहले ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ मेसॉन्स में किया गया था। हालांकि ये फाइंडिंग अभी मैटर एंटी मैटर इम्बैलेंस को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन ये एक नई डायरेक्शन खोलती है रिसर्च के लिए। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब चलते हैं सोसाइटी और गवर्नेंस से जुड़े एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, चिल्ड्रन के डिजिटल एक्सपोजर और ऑनलाइन सेफ्टी की तरफ। आज के डिजिटल ज़माने में एक्सेसिव ऑनलाइन एक्सपोजर का चिल्ड्रन की कॉग्निटिव, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो रहा है। सबसे पहला अगर बात करें वो जो प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रहा है, दैट इज़ अबाउट कॉग्निटिव इफेक्ट्स। कांस्टेंट स्क्रीन एक्सपोजर से उनका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, डीप थिंकिंग एबिलिटीज़ वीकन हो जाती है, जिसे आजकल ब्रेन फॉग के नाम से डिस्क्राइब किया जाता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बढ़ने लगे हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि स्क्रीन से आने वाली जो ब्लू लाइट होता है वो मेलाटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है, जो मेलाटोनिन स्लीप साइकिल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी काफ़ी सीवियर है। साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया कंपैरिजन्स, ये सब मिलकर एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रिगर करता है। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस और वीडियो गेम्स के जो डोपामिन लूप्स होते हैं ये बहुत एडिक्टिव होते हैं और इस बिहेवियरल चेंज को चिल्ड्रन के अमंग बहुत सीरियस अभी बना के जा रहा है। और फिर सबसे बड़ी कंसर्न है एक्सपोजर इन इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। चिल्ड्रन आसानी से पोर्नोग्राफिक मटेरियल, हेट स्पीच, वायलेंट कंटेंट या एब्यूसिव लैंग्वेज तक एक्सेस कर लेते हैं। ये सब उनके डेवलपमेंट पर लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकता है। करंट डेवलपमेंट क्या है? करंट डेवलपमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में ये हो रहा है कि यूरोपियन कमीशन डिजिटल सर्विस एक्ट के अंदर एक एज वेरिफिकेशन ऐप डेवलप कर रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि माइनर्स को हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट से बचाया जा सके और साथ ही एडल्ट यूजर्स की प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सिमिलर एफर्ट्स और भी कंट्रीज में हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट, सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024 ये भी प्रपोज किया गया था और इसमें 16 ईयर्स से छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाना एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है उन पर। तो यूके ने भी ऑनलाइन सेफ्टी बिल इंट्रोड्यूस किया है जो सोशल मीडिया कंपनीज पर ड्यूटी केयर इम्पोज करता है। दिस इज टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम हार्मफुल कंटेंट। इंडिया में साइबर क्राइम प्रिवेंशन के लिए कई इनिशिएटिव्स है, लेकिन स्पेसिफिकली ऑनलाइन कंटेंट एक्सपोजर ऑफ चिल्ड्रन को रेगुलेट करने वाला कोई टारगेटेड लॉ अभी तक नहीं है। इस डायरेक्शन में पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब चलते हैं इकोनॉमिक डेटा मेजरमेंट के एक टेक्निकल लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स एंड रूरल लेबरर्स। इनके अभी नए बेस ईयर्स अनाउंस किए गए हाल ही में। इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए इंडिया 2 लेवल्स पर काम करता है, होलसेल लेवल पर और रिटेल लेवल पर। होलसेल लेवल का इंडिकेटर होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करता है और इसका बेस ईयर होता है 2011-12। रिटेल लेवल पर अगर बात कहें तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI का यूज़ करता है, जिसमें 4 मेजर कैटेगरीज होती है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, CPI फॉर रूरल लेबरर्स और कॉम्बाइंड CPI रूरल अर्बन कॉम्बाइंड, जिसका बेस ईयर होता है 2012।
CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स और रूरल लेबर्स को लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जबकि कॉम्बाइंड CPI को NSO कंपाइल करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि लेबर ब्यूरो ने CPI-AL और CPI-RL का बेस ईयर रिवाइज कर दिया है फ्रॉम 1986 to 87 to 2019। इस नए बेस ईयर के एडॉप्शन से इन्फ्लेशन डेटा जो है वो ज़्यादा रिलेवेंट होगा और टाइमली रिफ्लेक्ट करेगा ग्राउंड रियलिटीज़ को। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने CPI-IW का भी बेस ईयर रिवाइज किया था फ्रॉम 2001 to 2016। ये सब चेंजेस इस डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जहां इन्फ्लेशन मेजरमेंट को और एक्यूरेट बनाया जा सके, स्पेशली पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। इस टॉपिक पर इस पर किस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। जाने से पहले आज का स्क्रीन में दिया गया कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप लोग देख सकते हो विच यू कैन यूज़ इन योर आंसर राइटिंग फॉर मेंस। तो एस्पिरेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन, दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।